हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर दिल्ली। हम डिस्कस करेंगे राज्य व्यवस्था में जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उसको लेकर के। आज पॉलिटी या संविधान की राज्य व्यवस्था की जो पहली हमारी लेक्चर होगी एमसीक्यूज का। जनरली देखिए हमारा फोकस जो आने वाले एग्जाम से उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमारा एपीएस, आरओ, एआरओ, उसके बाद पीसीएस का होगा, फिर जो कि आईएएस का होगा। तो इन सारे एग्जाम्स को कवर करते हुए लेवल ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं कम ज़्यादा उनको हम जो कि डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं आज जो डिस्कस करूँगा भारतीय राज्य व्यवस्था में, इसमें हम उस टॉपिक को लिए हैं जो भारतीय इतिहास में या फिर मॉडर्न इंडिया में जब ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे थे या फिर जब अपनी शासन कर रहे थे, उस समय में ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, समय के दौरान जो जो विकास किए संवैधानिक रूप से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चाहे ये इसमें आप स्पेक्ट्रम पढ़िए या फिर एम लक्ष्मीकांत पढ़िए, इनमें अलग से भी दिया गया है। हम उनको अलग से भी एक सीरीज में चलाएंगे कि जो कि संवैधानिक विकास, हालांकि वो इंग्लिश मीडियम में होगा, बट हमारी कोशिश होती है कि बाइलिंगुअल लेक्चर अपना रिकॉर्ड करूं, चाहे वो पीडीएफ इंग्लिश को या हिंदी की हो। ठीक है, दोनों हम मिक्स मैच करके जो है कि हम डिस्कस करेंगे। जैसे 1773 का जो एक्ट है, अगर हम 1773 बोलते हैं तो उसमें हर्ज क्या है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेते हुए जब हम कहते हैं भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिया के बारे में, तो हम दो सेक्शन में इसको डिवाइड करते हैं। पहला सेक्शन होता है जो आपका 1773 से लेकर के 1853 तक का होता है। इसके बीच में, इसके दौरान जितने भी कानून लॉ आए उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो कानून हमारे संविधान के विकास में योगदान दिए। दूसरा जो करेंगे 1858 से लेकर के इंडिपेंडेंस तक, इंडिपेंडेंस मीन्स 1947 तक, 1947 में जब हम आज़ाद हुए। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, पहली बात तो यही हमने देख लीजिए। पहला, इसको करते दो भाग में है, लेकिन इससे पहले ऑब्जेक्टिव क्या था। ब्रिटिश या फिर यूरोपियन कंट्री आए थे एज ए व्यापारी या ट्रेडर के रूप में भारत में। भारत क्या, दक्षिणी एशिया जो महाद्वीप है, इन सारे एरिया में आए थे। श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया में अपना शासन किए। और इनमें जो सबसे अपने में लोग लड़ाई की, जैसे पोर्तुगीज, फ्रेंच, ठीक है, डच थे, ब्रिटिश, इंग्लिश थे, ये लोग अपने में लड़ाई किए। तो उनमें जो सबसे सुपीरियर निकल के बन के निकला वो ब्रिटेन निकल करके बना, जो ये कहता था कि हमारे साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता, सनसेट नहीं होता। जब ब्रिटेन लंदन में कुछ इस तरह की अगर उथल पथल होता था, तो वहाँ की रूलिंग जो सरकार होती थी, ये झंडा लेकर के ब्रिटेन का कहती थी, देखिए आप चिल्लाइए मत, और ये देखिए ब्रिटेन का झंडा है और हमारा साम्राज्य इतना बड़ा है कि कहीं जो सूर्यास्त नहीं होता। क्या आपको इस पे गर्व या प्राउड नहीं होता। तो ब्रिटिश तो वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट करते थे, देश के नाम पे जो है कि शांत होते थे और राज करते थे। और एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपना वर्चस्व बनाने के लिए लोग, जो ब्रिटिश लोग थे, वो जो है कि अपने अदर जो कॉलोनी थी वहाँ पे भी अकॉर्डिंग टू डिमांड और इन द ब्रिटिश या लंदन में, ये जो है कि जो इनकी कॉलोनी थी उसमें भी उलट फेर किया करते थे। मामला एकदम नॉर्मल चल रहा था, लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी प्राइवेट, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश की जो फंड्स था उसका मैनिपुलेट या एक्सप्लॉयटेशन अकॉर्डिंग टू वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे कर रहे थे। इन्होंने कहा सरकार से, जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल लोग थे, कि कंपनी को बोलिए कि वो अपना व्यापार अपने हिसाब से करे, ऐसा नहीं कि ब्रिटेन के लोगों का धन ले जा करके किसी और कंट्री में दे। तो ब्रिटेन सरकार के ऊपर दबाव बना, और दबाव बनने के बाद ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा, देखिए आप जहाँ से व्यापार करें वहीं से अपने पैसे का लेन देन करिए ना। फिर उसके बाद लेन देन किए और उनमें करप्शन भी बढ़ा। ठीक है, जैसे जो ब्रिटिश की सरकार ऑफिसर्स लोग थे, ये जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इधर आते थे तो वो सरकारी आदमी थे और व्यापार भी करना शुरू कर देते थे। तो समझिए एक आईएएस ऑफिसर प्रेजेंट टाइम में इंडिया का कैसे व्यापार कर सकता है अडानी ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे सॉरी, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह के सिनेरियो बनता था। फिर जब करप्शन बढ़ा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को थोड़ा सुधारने की कोशिश की, लेकिन करप्शन, भ्रष्टाचार इस लेवल तक हो गया था कि जब तक सरकार नहीं आती तब तक सुधरता नहीं। तो पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
1773 में एक एक्ट लाया, चार्टर एक्ट, उसके आधार पे ये कुछ डिफाइन किया गया। उसके बाद 84 में आया, फिर 93 में आया, 1813 में आया, 1833, फिर 1853 में आया। ये एक सेक्शन हो गया। फिर जब इन सारे जो भी एक्ट आए, जितने भी एक्ट आए 1853 से पहले और 1773 के बाद का, उनमें बहुत सी चीज़ें हुई और उनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो भारतीय कल्चर, इंडियन कल्चर या सोसाइटी रिलीजियस था, उसमें कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस देखने को मिला। फिर 1857 का विद्रोह देखने को मिला, तो ब्रिटिश सरकार और अलर्ट हुई, जैसे 1773 में हुई थी, फिर 1857 में हुई। कही कि अगर हम एक्टिव नहीं होते हैं तो हमारा साम्राज्य चला जाएगा हमारे हाथ से। तो उसने 1858 का एक एक्ट लाया और तभी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश सरकार जो है, ब्रिटिश क्राउन जो है कि रूल करने लगी, और ये रूल की 1947 तक। तो इस आधार पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन का रूल, आप देख सकते हो शासन, ब्रिटिश ताज का, क्राउन का रूल। तो इस आधार पे हम आगे चल करके बात करेंगे। अब आगे आकर के देखते हैं पहला जो आया, तो इसमें तरह तरह की चीज़ें हुई। 1773 का आया, फिर 74 में उसी 73 के एक्ट के अंतर्गत ही उच्चतम न्यायालय बोल सकते हो कि उसकी स्टैब्लिशमेंट की गई। इसके बाद एक पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, जो 1773 का चार्टर आया था, उसमें कुछ रिफॉर्म बच गया था उसको करने के लिए। फिर इसके बाद अगर नेक्स्ट आर्टिकल आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, 1793 के बाद आया 1813, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जब आता है तो ट्रेड ख़त्म कर दिया जाता है और कुछ चीज़ें की जाती है, जिसमें 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की जाती है, और टी और चाइना के साथ ट्रेड छोड़ करके सारी चीज़ें समाप्त कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पे चीन के साथ व्यापार के साथ और चाय के व्यापार में एकाधिकार बना रहा, किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो एक्ट आया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था 1813 का, लेकिन इसके बाद जो लास्ट में आया आर्टिकल जो कि एक्ट 1853 का, और इसी के बाद जब हम देखते हैं 1857 का जो रिवोल्ट होता है, रिवोल्ट जो विद्रोह होता है, अब मंगल पांडे का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो इसके बाद ब्रिटिश सरकार अलर्ट होती है और कुछ ऐसा प्रोविजन लाती है कि अब ब्रिटिश क्राउन रूल करने लगी है 1857, और 1857 के एक्ट को, चार्टर को जो है कि गुड गवर्नेंस एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। आइए हम अब तक का जो किए हैं इसमें एमसीक्यू देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्नलिखित किस अधिनियम में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? हमने अभी डिस्कस किया 1773 का, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए इसमें क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट के में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 74 में की गई थी, और सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने। तब यहाँ पर देखिए 3 सवाल आता। पहली बात 1773 में पहली बार जो है कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की बात की गई। उसके बाद 1774 में जो सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई। और ये देखिए 1911 तक जो है कि कलकत्ता की में इस्टेब्लिश की, लेकिन 1911 के बाद सुप्रीम कोर्ट को ला करके दिल्ली में इस्टेब्लिश कर दिया गया और कैपिटल भी दिल्ली में इस्टेब्लिश कर दिया। और इसके पहले जो न्यायाधीश थे वो जो सर एलिजा इम्पे थे, सर्व न्यायाधीश। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये आर ओ री एग्जाम 2016 में पूछा गया था। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में आप क्या सोचते हैं, क्या बात? सर्वोच्च, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई। उसके बाद एमेस्टर इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश, नहीं, इसका कौन था यहाँ पे? एलिजा एम्पे, एलिजाबेथ, जो भी समझ के आप कोट कर सकते हो। पर देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है कि कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ स्थापना की बात की गई,
रेगुलेटिंग एक्ट में। देखिए स्थापना तो 1774 में की गई, लेकिन यहाँ पे एसेंस ये है कि इसका मेंशन किया गया किस आर्टिकल में या फिर किस एक्ट के द्वारा। करने का मतलब ये है। के बाद चलते हैं आगे, कह रहे हैं कि निम्न को मिलाने का है। नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। अब देखिए हमें दो चीज अभी पढ़े हैं। पहला, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, कौन से एक्ट के अंतर्गत, तो हम कहेंगे ए। बी का क्या है, पहला। अब यहाँ पे देखेंगे बी का पहला कहाँ पे लिखा गया, देखिए यहाँ पे। तो हम पूरे को नहीं मिलाएंगे, ठीक है, बस बी को करेंगे चले जाएंगे, लेकिन हम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमें आगे भी चलना होगा। देखिए इंग्लिश मिशनरियों की अनुमति कब मिली, तो ये आपका 13 में मिली, 1813 के। सी का भी देखिए तीसरा कहाँ पे, यहाँ पे देखिए तीसरा। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल की बात की गई, तो ये चार्टर एक्ट 3 में बात की गई, बाकी सब मैच करता है। अब आगे आते हैं हम अपने नेक्स्ट आर्टिकल में, ठीक है, एक सेकेंड। निम्नलिखित में से अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी, इसके बारे में पूछ रहे हैं। एक सेकेंड थोड़ा सा, ओके। अंग्रेजी शिक्षा की नींव के बारे में ये कह रहे हैं। तो अब यहाँ पे ये देखा जाएगा कि क्या है 1813 के एक्ट में, ये IS 2018 का है। देखिए उसके बाद जनरल कमेटी ऑफ द रिपब्लिक, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो जाएगा। मैं यहाँ पे एक ट्रिक बता देता हूँ। IS का जो एग्जाम होता है, यूपीएससी का अदर जो एग्जाम होता है उसमें नहीं, IS की बात कर रहा हूँ। ये कह रहा हूँ कि जब ऐसे सवाल पूछा जाए किस में बात की गई है, जैसे फिजिकल डिसेबल की बात की जाए, जो विकलांग लोग होते हैं, शिक्षा की बात की गई हो, ये ठीक है, और एक्सप्लोटेशन जैसी चीज़ों की बात की गई, तो जब इसमें ऑल ऑफ एबव सभी ऑप्शन देना, तो आप 90% यही सही होता है कि आप सभी पे मार्क पे चले। यहाँ पे देख सकते हो, मैं ऐसा नहीं बोला, आप अगर क्वेश्चन उठा करके देख लीजिए 2010 से लेकर के अभी तक 2019-20 तक, अगर जो अभी बात करेंगे ऐसे सवालों का, अभी 22-23 तक की बात कर रहा हूँ, ऐसे मोस्टली सवाल जो आते हैं ना, इसमें ऑल ऑफ एबव भी होते हैं। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यूपी RO 2017 में पूछा गया है सवाल, तो इस वजह से देखिए जो आने वाला एग्जाम 2023 का है, इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर रहा है? ब्रिटिश संसद ने कौन से अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी पे बैन कर दिया या एकाधिकार खत्म कर दिया, बस दो चीज को छोड़ करके, चाय और चीन के साथ व्यापार। तो ये है आपका 1813 एक्ट के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे ये भी देख लीजिए, चाय और चीन के साथ व्यापार करने के लिए ये भी अधिकार जो है कि आपका 1833 के कर दिया गया। चाइना के साथ ट्रेड और टी के साथ, तो ये 1833 में कंप्लीटली जो कि स्ट्रक्ट डाउन या समाप्त कर दिया। यहाँ पे देखिए, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में आप अपना ओपिनियन दीजिए, क्या कह रहा है। अब देखिए ये 2019 के IS के सवाल में पूछा गया, हालांकि RO के हिसाब से बहुत भारी भरकम सवाल है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। इसने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त, अधिकापत को चाय का व्यापार चीनी के साथ छोड़कर समाप्त कर दिया। जी बिल्कुल कर दिया। तो अब हम देखेंगे बी तो होगा ना, क्योंकि बी में एक नहीं है। दूसरा, इसने कंपनी द्वारा एकाधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ठीक है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। नहीं, ये आपका लास्ट में आता है, तो इस वजह से आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट है, तीसरा इज इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद आते हैं, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान को, ठीक है, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान को, यहाँ पे देख सकते हो, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने
ना संभव बनाया। कौन से, अभी कह रहा है कौन से इसमें जो अधिनियम दिया गया 1833, 1853, 1858, 1861 में भारतीयों को कुछ पार्टिसिपेट करने के लिए जो कानून बनाया उसमें जो कि अवसर प्रदान किया। तो ये 1833 के एक्ट के अंतर्गत कुछ किया गया, कुछ लोगों को जो है कि क्या, लेकिन ये भी लिमिटेड था, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से फैसिलिटी देता था, ऐसा नहीं था, उसमें भी कुछ जो है कि लिमिटेशन थी इस वजह से। अब हम आगे आके बात करते हैं, जो दूसरा सेक्शन चलता है कहाँ से, 1858 से लेकर के आपका 1947 तक। 1858 का एक्ट, इसको गुड गवर्नेंस के नाम से भी जाना जाता था, और इसने भारत का वायसराय कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल जो था वायसराय कहा जाने लगा, और पहला कैनिन थे जो है कि प्रथम वायसराय कहलाए। हालांकि कुछ दिया गया, हम चलेंगे एमसीक्यूज के थ्रू जो है कि बात करेंगे। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। तो ये पहली बार जो किया गया आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत किया गया। अब देखिए 1892 भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की, ठीक है। फिर उसके बाद के तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी, डिबेट करते, परंतु आपका वोट नहीं कर सकते थे भारतीय लोग। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। प्रश्न पूछिए लेकिन काउंटर जो है कि नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आते हैं एमपीपीसीएस 2019 का प्रीलिम्स में है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई। तो देखिए पार्लियामेंटो सुधार 1900, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कि अलग से चुनाव प्रक्रिया बनाना मुस्लिमों के लिए। ये यहाँ पे सांप्रदायिक, कम्युनल, ठीक है, तो इंग्लिश में बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पे देख सकते हो किया गया। मालूम है सर्वप्रथम सांप्रदायिक किया गया अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक अधिनियम द्वारा, किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। हमने कब डिस्कस किया, संघीय फेडरल गवर्नमेंट की। अब मत बात करिए सुप्रीम कोर्ट तो 1773 में की गई थी, ठीक है, 1773 की। बट यहाँ पे फेडरल, हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे फेडरल, एक सेकेंड, फेडरल कोर्ट की बात की गई। जैसे आज की जो सुप्रीम कोर्ट है ये भारतीय अधिनियम 1935 का जो एक्ट था, ठीक है, विकल्प है। तो इस वजह से विकल्प नहीं है तो ये डी होगा। अगर यही में दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तो यही हो जाता। भारत का संघीय न्यायालय किस अधिनियम के स्थापित किया, वर्ष में स्थापित किया गया। अब देखिए क्वेश्चन बदल गया, मेंशन तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया मेंशन, लेकिन अब यहाँ पे इस्टेब्लिश, ठीक है, इस्टेब्लिश मतलब स्थापित किया गया कब, 1937 में किया गया। और समझ गए, ये एमपीपीसीएस में 2015 में सवाल पुटअप किया गया था, ठीक है। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत लाया गया। तो द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया, देखिए संघीय व्यवस्था पे लाया गया। अब हम आते हैं, कुछ इसमें 2 सब्जेक्ट लाया गया, ये जैसे रिजर्व सब्जेक्ट था, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट है। रिजर्व का मतलब जो वायसराय थे उनके हाथ में था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र को द्वैध शासन प्रणाली प्राप्त की। हमने अभी डिस्कस किया, ये 2014 RI में पूछा था।
फिर उसके बाद कह रहा है 1919 की भारत शासन अधिनियम में की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना। जी बिल्कुल सही। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक चुनाव मंडलों की व्यवस्था करना, ये तो गलत है ना, क्योंकि ये आप तो 1909 वाले में कर रखे हो ना, 1909 वाले में कर रखे हो, इसमें कहाँ का, तो ये दो तो वैसे ही गलत होगा। अब देखिए दो कहाँ कहाँ पे है, ये गलत। तो 1 एंड 3 करेक्ट, क्योंकि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण 1919 में किया गया। फिर उसका निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? किसने इनमें से? जैसे कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो देखिए कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन आया हुआ था जो 1928 में आया हुआ था, ठीक है, जो क्या करने आया था, इस एक्ट का जो कि डेवलपमेंट देखने को लिए आया था, राइट। और कैबिनेट मिशन तो बाद में आया 1945-46 में, ठीक है। तो अब देखिए ऐसा सवाल ये भी पूछ सकता है, जब हिस्ट्री में जाइएगा ना तो इसका क्रोनोलॉजी पूछ लेगा। तो क्रोनोलॉजी की अगर बात करें तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपका 1919 आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो आएगा आपका साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आ जाएगा। और फिर उसके बाद आ जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर उसके बाद आपका कैबिनेट मिशन आ जाएगा, कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो ये क्रोनोलॉजी है, क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है एग्जाम में अगर स्पेशली आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी हुई। देखिए सवाल कितना द्विसदनी हुई, तो ये आपका हमने पहले भी डिस्कस किया। द्विसदनी का मतलब टू हाउस, बाई कैमरल, लोअर हाउस अपर हाउस, जैसे इस समय है ना लोकसभा राज्यसभा, उस समय की ये बात कर रहे हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। फिर उसके बाद आते हैं केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया, तो हमने कहा कि पहले ही डिस्कस कर लिया 1919 से। फिर उसके बाद कह रहा है कि 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड, इसको आप एमसी के नाम से जानिए, सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की उपस्थिति दिया। ये आईएएस का ही सवाल हो सकता है, 2021 का है, ठीक है। तो इस वजह से जब इसमें कुछ सभी, ऑल, ठीक है, ये जो सभी है इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑल, ठीक है, ऐसे वर्ड आए ना तो आप अपने कान खड़े कर लीजिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये है 95% इसका रॉन्ग होने का, ठीक है। तो इस वजह से आप अलर्ट हो जाया करिए अगर ऐसे सवाल आते हैं तो सभी तो एक तो गलत है, तो ऑप्शन ए, सी और डी तो नहीं, डी हो सकता है, ए और सी नहीं होगा। अब दूसरा देखते हैं 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। जी बिल्कुल, तो इस वजह से ऑप्शन बी इज ए करेक्ट, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज, देखिए पहले आईसीएस बोला जाता है, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम, अब ये आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में जाना जाता है, जिसे आईएएस का फॉर्म है, ऐसा नहीं कि आईसीएस का फॉर्म, ऐसा नहीं। देखिए हम कहते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सब ये क्या कह रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम 1919 भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, हुई नहीं, होनी थी, बिल्कुल सही। के बाद भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था, ठीक है। तो अब ये देखिए क्यों अधिक था, क्यों कम था, क्योंकि अब देश एक अलग टूल पे पकड़ गया था, इस वजह से था। फिर उसके बाद आगे आकर के देखें कि केंद्रीय विधान सभा के का निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 19 के तहत हुआ? हम तो केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम
19 के तहत हुआ। देखते हैं 1926, 36 और 45, और आगे आकर के देखते हैं क्या दे रहे हैं 1900, ये सी ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें ए और सी दो चीज़ों को लेकर के कर रहे हैं। इसका डिटेल में हम डिस्कस करते हैं क्या है। ये प्रश्न मतलब वर्षों में से 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था। देखिए इसके अंतर्गत तो ये लास्ट जो कि 1945 में किया गया। अब इसके बाद राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति करने की किस एक्ट में लाया गया। ये 1935 के एक्ट के अंतर्गत लाया गया। देखिए यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में किया गया अधिनियम अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई थी, यद्यपि भारतीय संविधान में, देखिए भारतीय संविधान की बात कर रही है तो ये आपका 35 है, इसके अंतर्गत किया जाए। उसका क्वेश्चन नंबर 16 की बात कीजिए जो 2017 में एमपीपीसीएस में पूछा गया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत, तो ये हुआ आपका 35 के अंतर्गत, कई बार हमने डिस्कस कर चुके हैं इसमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच की गई शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लेखित योजना पर आधारित किया गया। शक्तियों का विभाजन ये आपका 35। देखिए जो हमारे संविधान है उनमें बहुत सी चीज़ें किसी और कंट्री से ली गई, उनमें से जो 1935 का अधिनियम है बहुत ढेर सारी विशेषताएं 1935 के अधिनियम के द्वारा लिया गया। हम एक अलग से लेक्चर अपना रिकॉर्ड करेंगे जिसमें सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। जिसे अखिल भारतीय महासंघ की प्रावधान किया गया था, फिर उसके प्रांतीय विधायकों को आवंटित किया गया, नहीं इसको 1919 में किया गया था, 1935 में हटा दिया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 के द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना प्रवेश की गई थी, हमने अभी डिस्कस किया है वही चीज है। फिर उसका निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी। 35 मैंने कई बार डिस्कस किया, फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है कि क्या नहीं है 1935 का एक्ट में। इसमें अगर देश के लिए लिखित संविधान, ऐसा नहीं है कि लिखित संविधान, लेकिन संविधान एक मेच्योरिटी इंडियन नेशनल लीडर का था। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। इसमें कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है 35 का, क्योंकि ये बहुत ढेर सारी भारतीय संविधान का एक सोर्स प्रोवाइड करवाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर उसके बाद अगर देख लिया जाए क्या क्या प्रोवाइड करवाता है, संघात्मक फेडरल स्ट्रक्चर, द्वैध शासन और केंद्र में और प्रांतों में भी द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त स्थान की स्थापना की गई, द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था लाया गया, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्ति का विभाजन, फेडरल स्ट्रक्चर की, फेडरल जुडिशरी की भी बात की गई। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा अलग हुआ। देखिए जो बर्मा आज का म्यांमार जो है ना वो बर्मा है, तो इसको 1935 के एक्ट के द्वारा भारत से अलग कर दिया गया। नहीं तो समझिए अगर अलग नहीं किया गया होता, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय तो एक पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान बनता, फिर भारत विभाजित होता एक बर्मा बनता, तो उससे 10 साल 15 साल पहले ही बर्मा अलग हो गया। ठीक है, तो 1935 का जो एक्ट है शायद हाँ वही है। ठीक है, इसके आधार पे जो कि बर्मा को अलग कर दिया। तो ये मेरा था जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। हमारा टारगेटेड क्या है, जो आने वाले एपीएस आरओ है उनके लिए हम इंग्लिश मीडियम में भी रिकॉर्ड करेंगे अब, और इंग्लिश मीडियम में भी हम रिकॉर्ड करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन। जय हिंद।